तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने यानी पार्ट 8 में बात किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उसके रूल को जाना था और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके बारे में जानकारी ली थी। और अब आगे बात करते हैं हम पार्ट 9 यानी इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल क्या होते हैं और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया जा सकता है। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल क्या होते हैं और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। तो इस तरह से हम जो आज पार्ट 9 है उसके बारे में चलते हैं और जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस, सीखते रहिए नए नए टॉपिक्स के बारे में। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक, जिस सेंटेंसेस में नहीं और क्यों, क्या, कैसे के शब्द नहीं आते हैं वो सेंटेंस सकारात्मक माने जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ में एक निश्चित और अनिश्चित समय काल भी आता है। तो इसका रूल कुछ इस प्रकार होता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव। हैज़ लगाएंगे सिंगुलर के लिए और हैव लगाएंगे प्लूरल यानी बहुवचन और आई के लिए। उसके बाद वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, बाद में उसके ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद ही सिंस या फॉर को लगाया जाता है। सिंस जो निश्चित काल होता है उसके लिए और फॉर अनिश्चित काल के लिए लगाया जाता है। उसके बाद टाइम, यानी जो सिंस और फॉर में जो टाइमिंग बताई गई है उसी के एग्जैक्ट टाइमिंग पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि सिंस में जो निश्चित समय है उसमें क्या क्या लगाया जा सकता है। तो जैसे मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर रात तक, मॉर्निंग टू नाइट। उसके बाद 1 to 24 ओ क्लॉक यानी 1 बजे से 24 घंटे के अंदर 1 बजे से 24 बजे तक हम इसमें टाइम दे सकते हैं। उसके बाद ईयर्स नंबर यानी जो ईयर्स के नंबर होते हैं, जैसे 1920, 2020, 1940, 1950, 1951, 1952, इस तरह के जो नंबर होते हैं ईयरली वाइज हम उसे दे सकते हैं, वो निश्चित होता है। उसके बाद आता है डे नेम यानी दिन का कोई नाम, मंथ नेम महीने का कोई नाम, मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग, मतलब कोई भी अगर इसमें हम टाइमिंग देते हैं तो उसका एग्जैक्ट नेम नंबर होना चाहिए, तो वो सिंस में आता है। अगर हम फॉर में लगाना चाहते हैं तो अगर फॉर का कोई सेंटेंस आता है, जैसे मिनट उसमें बताया गया हो, घंटा बताया गया हो, डे बताया गया हो, कोई दिन या हफ्ता बताया गया हो, पिछला हफ्ता, अगला हफ्ता, उस वाला हफ्ता, बाद वाला हफ्ता, उसके बाद कोई महीना बताया गया हो कि 2 महीने, 3 महीने, कोई साल बताया गया हो जैसे 3 साल, 2 साल, 4 साल, 1 साल। उसके बाद सेंचुरी जो 10 मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, लॉन्ग समय एगो, लॉन्ग टाइम एगो, इस तरह से बताया जाता है, तो वो फॉर में आते हैं यानी अनिश्चित काल में आते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग सेट करते हैं, निश्चित के लिए या सिंस के लिए, अनिश्चित यानी फॉर के लिए। अब चलिए इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस के बना लेते हैं और उसमें बात करते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो जैसे सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है आपके सामने। वह सुबह से खेल रहा है, वे 2 बजे से सो रहे हैं, मैं शुक्रवार से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस हिंदी के बने हैं ये सिंस के लिए बने हैं यानी निश्चित काल में बने हैं। सुबह से जो होगा वो निश्चित हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। 2 बजे से यानी जो एग्जैक्ट टाइम हम देंगे वो 2 बजे से, तो ये सिंस में आ जाएगा। शुक्रवार से अगर किसी दिन का नाम देते हैं तो वो भी सिंस में आ जाएगा। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वो आपके सामने है। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 बजे से सो रहे हैं,
दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। मैं शुक्रवार से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। यानी अगर कोई एग्जैक्ट टाइम, डेट, समय या महीना, जो दिन या साल आता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब चलिए इसमें हम फॉर वाले सेंटेंसेस भी देख लेते हैं कि फॉर वाले सेंटेंसेस कैसे यूज होते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, उन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसमें जैसे है, वह 4 घंटे से खेल रहा है। 4 घंटे यानी समय निश्चित नहीं है, 4 घंटे कभी भी हो सकते हैं। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। इसमें फॉर का यूज़ है अगर अनिश्चित है तो। उसके बाद वे 2 दिन से चल रहे हैं। अब वो 2 दिन कभी भी हो सकते हैं। 2 दिन कौन से वो 2 दिन हैं, इसका कोई निश्चित दिन का नाम नहीं है। तो इस तरह से ये फॉर में ही आएगा। तो दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 days। वे 2 दिन से चल रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है, मैं पिछले हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते, जो पिछला हफ्ता गुजरा उसी पिछले हफ्ते से मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट वीक। तो इस तरह से अगर कोई अनिश्चित समय आता है तो उसके लिए इस सेंटेंस में फॉर का यूज करेंगे, और अगर कोई निश्चित समय आता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेट के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में तो ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। मैंने पिछले ही वीडियोस में आपके बता दिया है। अगर मेरा पिछला वीडियोस आपने देखा होगा पिछला वीडियोस आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि नॉट अगर निगेटिव है तो ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है उसके रूल में, उसके सेंटेंसेस में, क्योंकि ज़्यादातर हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में लगाएंगे, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद लगाते हैं। तो इस तरह से जैसे आप रूल देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसके बाद नॉट का यूज़ कर दिया गया है, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आ गया है। इसके जो सेंटेंसेस है आपके सामने हैं, वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है। इसमें नहीं का शब्द आया तो बस हैज के बाद नॉट लग गया, उसके बाद बीन लग गया। वे 5 बजे से नहीं चल रहे हैं, इसमें नहीं आया है तो दे हैव के बाद नॉट लग गया, उसके बाद बीन लग गया। बाकी के सेंटेंस पहले रूल की तरह। मैं पिछले हफ्ते से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर लास्ट वीक, यानी इसमें भी जो हैव के बाद नॉट लगा है। तो इस तरह से रूल में क्या है कि जो हैज़ और हैव है उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। बाकी से जो रूल होते हैं वो आपके अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग्स होते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा चेंजिंग इसमें होता नहीं है, बस नॉट की चेंजिंग होती है। नॉट जो होता है वो हैज़ और हैव के, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में यूज़ कर देते हैं। अगर बात करते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक में भी इसमें ज़्यादातर इसमें चेंजिंग होता नहीं है। बस जो हैज़ और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो जस्ट सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यानी अगर बीच में या पहले अगर क्या का शब्द आता है, कोई भी अगर सेंटेंस है हिंदी का, अगर उसमें पहले क्या का शब्द आता है, क्वेश्चन वाला क्या शब्द आता है, तो उसकी अंग्रेजी तो हम लिखते नहीं हैं। बाकी जो हमारा सेंटेंस होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब ही उठाकर हम पहले लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है, उसके बाद टाइम है। तो जैसे क्या वह 4 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हमने पहले लिखी नहीं है, हमने सीधे हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले लिख दिया है। तो हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, क्या वे 5 बजे से चल रहे हैं, हैव दे बीन वॉकिंग सिंस 5 o'clock। इसमें जैसे कि मैंने एक नीचे और भी एक सेंटेंस दे दिया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या होता है, वो भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। यानी इस सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है अगर बीच में वो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के सेंटेंस में आया है तो जैसे क्या इसमें बीच में आया है, मैं पिछले हफ्ते से क्या पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट वीक। तो इस तरह से अगर कोई इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस है
क्या पहले आया है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आते हैं तो उन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, टीचिंग, यानी उसके बाद जो आपका वर्ब है वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम दे देंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये होता है कि जैसे इंट्रोगेटिव का जो रूल 1 होता है या रूल 2 होता है, जो क्या पहले आए या क्या, आप, क्यों, कैसे बीच में आए, उसको कैसे लिखते हैं, तो इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है वो सेम होता है। बस नेगेटिव यानी नॉट की चेंजिंग होती है, जो सब्जेक्ट के बाद आएगी, यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगी। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी अपने रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है तो पिछले वीडियोस में आप जाकर मेरे रूल जो हमने बताया है वो देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों, अगर आपको इसमें जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट मेरा वीडियो होता है बनता है वो आपको आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।